गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आई होप यू गाइस आर जस्ट डूइंग फैंटास्टिक। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है एंड आई नो इंडियस 103 पढ़ के आपको बहुत मजा आ रहा होगा। इसके सम्स में जैसे ही कमांड आ जाता है ना, ये चैप्टर अपना फेवरेट हो जाता है। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम एक बात बताएं, क्या आपने जब स्टार्टिंग में हमें पढ़ाया था तो हमने कहीं ना कहीं अपने माइंड को सेट कर लिया था कि चलो हम 60 मार्क्स लाएंगे एफआर में और हम उसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ा है। बट जैसे अब आपने इंडियस 103 पढ़ा दिया, जिसको आपने कहा था एक बहुत मुश्किल टॉपिक होता है, बच्चे इस सेक्शन को छोड़ के जाते हैं, यहाँ वाले क्वेश्चंस बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और एग्जाम में से क्वेश्चन आता है। अब सारे बच्चों का ये कहना है कि मैम ये भी अभी हमें समझ आ गया, तो अब हम क्या करें? अगर बच्चों ये सेक्शन के भी सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ आ रहे हैं एंड ऑब्वियसली समझ आ रहे होंगे, मैंने पूरी जान लगाई कि आपके दिमाग तक चीजें पहुंचाऊं। हर एक मुमकिन कोशिश किया कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तक पहुंचे। कोई टेक्निकल भाषा नहीं की, सिंपल स्टेप वाइज गई कि ये स्टेप देखो, ये स्टेप देखो, फिर इस स्टेप पे पहुंचो, इस स्टेप पे पहुंचो। इस तरीके से मैंने इस पूरे चैप्टर इंडेक्स 103 के क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट करके आपसे करवाया। चलो, एक्चुअली मुझे इस इंडेक्स का रिवीजन कराना है, फॉर श्योर कराना है, बट वो आज एंड में करेंगे। आज इसका एक छोटा सा पार्ट रह गया, चेन होल्डिंग। वो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। चेन होल्डिंग होते ही हमारे पूरा का पूरा इंडेक्स 103 जो भी बातें करता है एंड जो हम सम्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन सम्स में पूछ सकता है, वो सारी की सारी बातें मैंने आपसे कर ली है। अब कुछ भी नहीं बचा एक्सेप्ट चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग कंप्लीट करने के बाद मैं आपके साथ एक्वायरी की बुक्स की जर्नल एंट्री भी डिस्कस करूंगी। जो मैंने पहले भी कहा था, वापस कह रही हूं, इंडेक्स 103 नहीं बोलता, कहीं पर नहीं लिखा इंडेक्स 103 में कि आपको एक्वायरी की बुक्स की जर्नल एंट्री। बट आपके मॉड्यूल में आपका इंस्टीट्यूट पूछता है इंडेक्स 103 के ही चैप्टर में, वो आपसे एक्वायरी की बुक्स की जर्नल एंट्री मांग लेता। बट याद रखना, इंडेक्स 103 में नहीं पूछता और इंडेक्स 103 में उसके बारे में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से डाला है, बट उन लोगों ने इसी चैप्टर के साथ डाल दिया, तो मैं भी आपको सिखा रही हूं। तो मैं एक्वायरी की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो सिखाऊंगी, जो कि बहुत सिंपल है। आप सब ने अपनी 11वीं 12वीं वो छोटे छोटे बच्चों वाली जो क्लास है ना, वहां पर पढ़ा होगा। वहां नहीं पढ़ा होगा तो फॉर श्योर इंटर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा होगा मुझसे। वहां पर भी नहीं पढ़ा होगा तो फॉर श्योर कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा होगा मुझसे। सेम बातें जो हमने पहले पढ़ी है उसको रिपीट करूंगी मैं एक्वायरी की बुक्स में। गाइस, जो मेरे क्लास का एक सिद्धांत है कि मैं क्लास स्टार्ट होते ही बच्चों से बहुत क्लियर एक बात करती हूँ कि गाइस देखो, रेगुलर बैच किनको लेना चाहिए? रेगुलर बैच उन बच्चों के लिए जो पहली बार पढ़ने वाले हैं, जो पहली बार पढ़ने वाले हैं एंड टाइम है, डिटेल कॉन्सेप्ट्स चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है वो। उनका थॉट है सीखना, फिर एग्जाम में इसको प्रेजेंट भी करना, अच्छे मार्क्स भी लाना और प्रैक्टिकली उस नॉलेज से इंटरव्यू क्रैक करना। तो रेगुलर बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो प्रैक्टिकली बहुत स्मार्ट हो गए हैं आर्टिकलशिप में सीख के, जो स्ट्रीट स्मार्ट है, बट एग्जाम में वो लिख नहीं पाते बिकॉज उनके पास टाइम बहुत कम है पढ़ने का। उन बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक बैच बना हुआ है, जहां पर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स लिए जाते हैं, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं जाते। बट प्रैक्टिस उन्हीं सम्स के लिए जाती है जो एग्जाम स्पेसिफिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है, या इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए जो सम्स लगेंगे बस उसकी ही प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके अलावा वहां पर रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस आपको अपने एंड पे थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप में से जिस भी बच्चे ने मेरा फास्ट ट्रैक बैच ले रखा है, आई होप आप वो एक्स्ट्रा सम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बेटा, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए ये तक बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का रेप्लिका क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड रेप्लिका क्वेश्चन ये है। तो अगर आप वो सारी बातें मेरी फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आपने फास्ट ट्रैक बैच क्यों ना लिया। तो चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया कॉन्सेप्ट जो बात करता है चेन होल्डिंग के बारे में। मैम, ये चेन होल्डिंग होता क्या है, इसके बारे में जरा हमें बताइए। चलो गाइस, बहुत सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट हमने क्लास में डिस्कस किए, जैसे कि एक्वायरर ने एक्वायरी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब उनके शेयर्स खरीद रखा है, तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? पहला। दूसरा, आपने सीखा था एक्वायरी ने एक्वायरर में शेयर्स खरीद रखा है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? पिछली क्लास में हमने सीखा एक एक्वायरी दूसरे एक्वायरी में शेयर्स खरीद रखा है, तो बताओ उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? और अब ये एक फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जहां पर एक्वायरर
एक्वायरी में कंट्रोल ला रहा है और एक्वायरी अपने किसी सब एक्वायरी में कंट्रोल ला रहा है। मतलब इफेक्टिवली होल्डिंग सब्सिडरी में कंट्रोल ला रहा है, सब्सिडरी अपने सब सब्सिडरी में कंट्रोल एक्वायर कर रहा है। दिस इज नोन एज चेन होल्डिंग। एक चैनल चल रहा है, एक चेन चल रही है, दिस इज नोन एज चेन होल्डिंग। बच्चों आप सबके लिए मैं एक चीज बता देती हूं, जब मैं छोटी थी लॉ में एक प्रोविजन हुआ करता था क्रॉस होल्डिंग, एंड अकाउंट्स में भी उसके सम आते थे। बाय गॉड दिमाग फ्यूज हो जाता मेरा तो। एंड अच्छा हुआ वो प्रोविजन ही लॉ से गायब, तुम्हें उसके सम्स करने नहीं है। क्रॉस होल्डिंग का मतलब पता है क्या होता था? एक्वायरर एक्वायरी में शेयर्स खरीद रखा है, एक्वायरी एक्वायरर में शेयर्स खरीद रखा है, क्रॉस। उसने मेरे शेयर्स, मैंने उसके शेयर्स, दिस वाज क्रॉस होल्डिंग। अच्छा हुआ कुछ कुछ काम जो होते हैं ना, कुछ अमेंडमेंट तो मुझे बहुत खुश करते हैं, उनमें से ये अमेंडमेंट ये था। एंड आई थिंक आप सारे बच्चे भगवान को शुक्रिया करो कि आप पे क्रॉस होल्डिंग नहीं है, बहुत ही बकवास कॉन्सेप्ट हुआ करता था। बट अच्छा है आपके ऊपर एक सिंपल क्रॉस होल्डिंग नहीं है, चेन होल्डिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो याद रखना बच्चों, मैं एंड में रिवाइज कराऊंगी एंड मैं चाहूंगी आप भी इस बात को सोचो बार बार। हमने अपने चैप्टर को कैसे स्टार्ट किया था? हमने बच्चों अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था एक्वायरर आइडेंटिफाई करने से, एक्वायरी, डेट ऑफ एक्विजिशन, पीसी कैलकुलेट करवाया, फिर एक्विजिशन की जर्नल एंट्री करवाई, फिर मैंने आपको कंसोलिडेशन सिखाया। धीरे धीरे उसको मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, एक्वायरर एक्वायरी में इन्वेस्ट कर रखा है तो बताओ कैसे होगा, उसके बारे में हमने बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस की। फिर मैंने आपको वहां स्टॉप करके दूसरे कॉन्सेप्ट पे लाया, सब कुछ सेम, एक्वायरी ने एक्वायरर में इन्वेस्ट कर रखा है, हमने उसके बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस की, फिर उसको होल्ड पे लाए। फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट इसमें एडिशनल मर्ज किया कि एक्वायरर ने कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, एक एक्वायरी दूसरे एक्वायरी में इन्वेस्ट कर रखा है और अब एक्वायरर दोनों को एक्वायर करने वाला है, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा मैंने वो सिखाया था। आज हम चौथा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सीखेंगे जिसका टर्म, इस प्रोसेस को चेन होल्डिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस का नाम चेन होल्डिंग है, बट दिस इज अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस इज अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली अगर आपसे कोई भी पूछे तो अभी तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट पढ़ा है एक दूसरे की बुक्स में, अब हम इन्वेस्टमेंट अनदर टाइप का, फोर्थ टाइप का करने वाले, फोर्थ टाइप वाला इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले। अगर आप देखोगे कल तक जो हमने डिस्कस किया था, एक एंटिटी ने दूसरे एक एंटिटी में, अगर याद हो मैंने उसके कॉन्सेप्ट्स भी लिखवाए थे, मैं वहां लिख देती हूं। कंसिडरेशंस, मैंने आपको कहा था क्या करना है, देखो ये था करेक्ट, याद है क्या? ए ने बी में इन्वेस्ट कर रखा है, इसको समझाने के लिए ये आपका टाइप 3 इन्वेस्टमेंट था, जहां ए एक एक्वायरी है, बी एक एक्वायरी है, ए ने बी के शेयर्स खरीद रखे हैं और ए और बी दोनों को किसने एक्वायर किया है? जेड ने। जेड बिकम्स योर एक्वायरर। तो यहां पर आपने सीखा था मेरे से इसकी जर्नल एंट्रीज। फिर धीरे धीरे हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए थे जिसकी मैंने थ्योरी भी लिखवाई थी। देखो ना, ये आपका टाइप 2 वाला इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, अगर आपको लिखना है तो लिख लो। इन्वेस्टमेंट बाय एक्वायरी कंपनी इन एक्वायरर कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय एक्वायरी कंपनी इन एक्वायरर कंपनी। और इसके पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट आपको सिखाया, जिसके मैंने आपको बहुत बार बैलेंस शीट बनाने को बोला, जहां इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट पे रीवैल्यू करते थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर हम इसको फेयर वैल्यू पे लाते थे। देखो देखो देखो, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सम्स किए थे, मैंने इसकी पूरी थ्योरी भी, पॉइंट्स भी लिखवाए थे कि आपको क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट को बंद करना होता है। एक बार मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहा लिखा है, आई होप तुमने लिखा होगा कहीं पर। सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट सीखा था वो टाइप 1 इन्वेस्टमेंट था। फिर जब एक्वायरी एक्वायरर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो टाइप 2 केस था। जब एक एक्वायरी दूसरे एक्वायरी में इन्वेस्ट करता है और एक्वायरर उसको ले लेता है, वो आपका बन जाता है टाइप 3 इन्वेस्टमेंट, और ये हो जाता है चेन होल्डिंग। ये बन जाता है चेन होल्डिंग। बच्चों इससे रिलेटेड आपके बुक में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 एंड क्वेश्चन 12। तो ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी,
दोनों बच्चों के लिए, फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर। बट यस, रेगुलर वालों के लिए एक और सम मैं प्रैक्टिस में लूंगी जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है। वो बस फास्ट ट्रैक वालों को क्या करना है, अपने होमवर्क में करना है। तो इंश्योर बच्चों आप इसको अच्छे से करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लूंगी जो करेक्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझाती हूँ चेन होल्डिंग होता क्या। चेन होल्डिंग को समझेंगे। ये होता क्या, चेन होल्डिंग। मैम ये चेन होल्डिंग क्या होता है? देखो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे साथ। यस, स्क्रीन हैंग नहीं हो रहा है। मान लो ये है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड पे कंट्रोल एक्वायर किया, कितना? 100%। अज्यूम करो कितना एक्वायर किया? 100%। बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड पे एक्वायर किया, कितना कंट्रोल बेटा? 100%। तो याद रखना, अगर ए ऑब्वियसली आपका क्या है, एक्वायरर, और हम क्या पढ़ रहे हैं, इंड एस 103। इंड एस 103 कह रहा है आप हो गए एक्वायरर, ये हो गई सब्सिडियरी, ये हो गई सब सब्सिडियरी। करेक्ट, ये हो गई सब सब्सिडियरी। याद रखना जब आप कंसोलिडेशन करोगे इंड एस 103 के हिसाब से इन द एक्वायरर बुक्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो आपको ए लिमिटेड के भी असेट्स एंड लायबिलिटीज को यहां पर एक्वायर करना पड़ेगा, एंड सी लिमिटेड के भी असेट्स एंड लायबिलिटीज को कंसोलिडेशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एक्वायरर के बुक्स में एक्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज ए हैड अ कंट्रोल ऑन बी, बी हैड अ कंट्रोल ऑन सी। आप ए के ऊपर इंड एस 103 लगा रहे हो फिलहाल इस पर्टिकुलर सम में, तो ए का कंसोलिडेशन में ए की बुक्स में से बी एक्वायर नहीं होगा, सी को भी एक्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज ए जिस पे कंट्रोल कर रखा है वो किसी और पे कंट्रोल हासिल कर रखा है, इनडायरेक्टली ए ने सी पे भी कंट्रोल कर रखा है 100%। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस, इसको बोलते हैं चेन होल्डिंग, इसको बोलते हैं चेन होल्डिंग। दूसरा केस देखिए, मान लो हमारे ए भैया ए लिमिटेड जी का कंट्रोल बी लिमिटेड पे, मान लो ए लिमिटेड का कंट्रोल बी लिमिटेड पे बच्चों 80% ही है। मान लो ए लिमिटेड का कंट्रोल बी लिमिटेड पे 80% ही है, इसका मतलब कंट्रोल 80% है। एनसीआई, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले शेयर होल्डर्स कितने होंगे? 20%। यहां तक क्लियर है? यही करते थे ना हम अभी तक। एक्वायरर एक्वायरी में अगर पूरा कंट्रोल रखे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं रहता, अगर 50% से ऊपर बट 100% से नीचे तो जो डिफरेंस आएगा वो बन जाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो ये मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 20%। यहां तक बात समझ आ गई क्या? बट मान लो बी लिमिटेड का कंट्रोल है सी लिमिटेड पे 75%। मान लो बी लिमिटेड का कंट्रोल है सी लिमिटेड पे बच्चा 75%। आई रिपीट अगेन, मान लो बी लिमिटेड का कंट्रोल सी लिमिटेड पे है 75%, तो इनडायरेक्टली ए हैज अ कंट्रोल ऑन सी लिमिटेड, ए हैज अ कंट्रोल ऑन सी लिमिटेड। यहां तक बात समझ आ गई क्या? ऑब्वियसली ए हैज अ कंट्रोल ऑन बी, B has a control on C, so indirectly A has a control on C because of more than 50%। यहां तक बात समझ आ गई क्या? तो ये हो गया चेन होल्डिंग, ये हो गया बच्चा हमारा चेन होल्डिंग। बट एक चीज सुनना, मेरी बात समझना, B का कंट्रोल C पे 75% है, ठीक है? हाँ या ना बोलो? हाँ मैम। और A का कंट्रोल B पे 80% है। तो मेरी बात समझो, बी का जो कंट्रोल सी पे 75% है, इसका मतलब बी ने सी का 75% बिजनेस एक्वायर कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। बाकी 25% एनसीआई है, बट वो कब? बी और सी के बीच में। वो किसके बीच में? बी और सी के बीच में। बट अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं, ए का सी पे कितना परसेंट कंट्रोल आएगा, जरा मुझे बताओगे? यस, बच्चे कह रहे हैं मैम 75% कंट्रोल नहीं आएगा,
75 का 80% निकालो, 75 का 80% निकालो, तो इफेक्टिवली 60% कंट्रोल आएगा। अब आप कहोगे मैम ये क्या निकाला आपने? बेटा एक बात बताओ, मेरा तुम्हारे ऊपर कितना कंट्रोल है? 80%। तो इसका मतलब मेरा तुम्हारी हर चीजों पे 80% ही कंट्रोल है। ए का बी की सारी चीजों पे 80% कंट्रोल है। इसका मतलब बी ने जो भी चीज खरीद रखा होगा, उसके एसेट, उसके लायबिलिटी, उसका इन्वेस्टमेंट, उसमें मेरा 80% ही कंट्रोल है। तो ए ने बी के ऊपर 80% कंट्रोल ही कर रखा है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। बी के पास कोई कोई और चीज है जिसका बी का 75% कंट्रोल है। बी ने सी के ऊपर 75% कंट्रोल कर रखा है। करेक्ट। बी का मान लो बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है सी के नाम पे 75%। करेक्ट। तो मुझे बताओ ए का कंट्रोल कितना होगा सी पे? पूरा 75% नहीं होगा। जिस जिस रेशियो में मेरा कंट्रोल बी पे है, उसी का परसेंटेज कंट्रोल मेरा सी पे आएगा। तो अगर ए का कंट्रोल बी पे 80% है, तो मेरा सी पे भी जितना कंट्रोल बी और सी के बीच में है ना, उसका 80% ही मेरा कंट्रोल होगा। तो याद रखना, मेरा कंट्रोल पूरा 75% नहीं है, मेरा कंट्रोल इस 75 का 80% है। और मेरे हिसाब से हम दोनों के बीच का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना होगा? 40%। और हम यहां पर एक ही बुक्स की अकाउंटिंग पढ़ेंगे एज पर इंड एस 103। एक ही बुक्स का कितना कंट्रोल है वो देखेंगे एज पर इंड एस 103। एक ही बुक्स पे एनसीआई कितना है वो देखेंगे एज पर इंड एस 103। हमें कोई लेना देना नहीं है बी का सी पे कितना कंट्रोल है और बी का सी के हिसाब से कितना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो याद रखना, ये वाला पॉइंट हम नहीं देखते। बी और सी के बीच का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बी और सी के बीच का डायरेक्ट कंट्रोल परसेंटेज हमारे किसी काम का नहीं है, बिकॉज हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं एक्वायरर के बुक्स में एज पर इंड एस 103, वेर एन एक्वायर हैज अ कंट्रोल ऑन द सब्सिडरी एंड दैट सब्सिडरी हैज अ कंट्रोल ऑन अनदर सब्सिडरी। तो इनडायरेक्टली जो होल्डिंग कंपनी, जो एक्वायरर कंपनी है, उसका कंट्रोल पूरा 75% नहीं आएगा। 75 का 80% मेरा कंट्रोल आएगा, बैलेंस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज चेन होल्डिंग। क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई क्या? जल्दी से बताइए क्या यहां तक बात समझी क्या? जल्दी से बेटा फटाफट इस डायग्राम को लिखो। दिस प्रोसेस इज नोन एज चेन होल्डिंग। क्विकली, दिस प्रोसेस इज नोन एज चेन होल्डिंग। इस डायग्राम को बनाएंगे क्विकली। क्विकली एवरीवन। देख लिया क्या बच्चों? अब हम कुछ पॉइंट्स भी लिखेंगे। इसकी थ्योरी मैं यहां लिखवा देती हूं ताकि आप किसी भी बच्चों को इसके पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर हम एक सम करेंगे। गाइस इसके बारे में डिटेल में इंड एस 110 में पढ़ेंगे। यहां पर ये एक्चुअली बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसलिए मैं बस करवा रही हूं, बट इसके कुछ नोट्स आप लिख लो मेरे साथ। नोट लेके ड्रॉ कर लिया बच्चों ये? दिस इज नोन एज चेन होल्डिंग। कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। तो कुछ टेक अवे पॉइंट्स है, नोट्स है, जो एग्जाम से पहले आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। नोट्स: calculate percentage of holding of acquirer company in subsea company and subsea company based on its percentage of holding as done in above डायग्राम। उसी तरह आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है हमको। while कैलकुलेटिंग एनसीआई, while ये ऐसे ही करना पड़ता है बेटा, इस स्टेप को ऐसे ही करना पड़ेगा। while कैलकुलेटिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट
as per any method, always remember non-controlling interest in सबसी कंपनी निकाल लेना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सबसी कंपनी निकाल लेना, करेक्ट, और उसमें माइनस कर देना परसेंटेज ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन percentage of non-controlling interest in acquiring company which is a subsidiary multiply by amount invested by subsi company into सबसी कंपनी. ये मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो, बस ये पॉइंट याद रखना. ये एक एडिशनल स्टेप हमें करना होता है जो हम पहले कभी नहीं करते थे. दिस इज एन एडिशनल स्टेप. ये आपने पहले कभी नहीं किया, ये पहली बार आपको करना पड़ेगा. यू हैव नो अदर चॉइस. ये स्टेप आप पहले कभी नहीं करते थे, ये आपको पहली बार करना पड़ेगा. यू इवन नीड टू शो the working for goodwill and capital reserve. जो आप पहले अपने बैलेंसिंग फिगर में निकालते थे उसका यहां पर वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा. जो भी होगा नेट असेट एज शोन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू, जो भी आएगा नेट असेट्स, करेक्ट, उसमें से हमेशा माइनस कर देना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. ऑब्वियसली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम माइनस करते हैं, माइनस कंसीडरेशन. और ये कंसीडरेशन यहां पर कौन सा माइनस होगा और यहां कौन सा माइनस होगा ये याद रखना. यहां होगा एक्चुअल अमाउंट पेड, यहां होगा amount paid multiplied by percentage of holding in सबसी कंपनी. बता रही बेटा, टेंशन मत लो. और यहां 100% अमाउंट लिया जाता है. बस ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन कर लो. फटाफट ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, मैं आपको सब में समझा दूंगी, टेंशन मत लो. फटाफट ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, मैं आपको सब में समझाऊंगी ये क्या है. सिर्फ ये पॉइंट नोट डाउन कर लो. एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. एंड ये एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, चेन होल्डिंग. और इसको डिटेल में अगर समझना है तो अपन जब ये करेंगे ना बेटा, क्या बोलते हैं, 110, वहां से भी क्लियर हो जाएगा. सिर्फ आप लिख लो, यू नीड टू शो वर्किंग नोट फॉर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व. सेम चीज, नेट एसेट्स माइनस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस कंसिडरेशन. और ये आपको मैं जर्नल एंट्री में भी प्रूफ करके दिखा दूंगी, सेम आंसर आएगा. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों आप लोगों को. तो मैंने कहा था इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन 10 एंड 12. क्वेश्चन नंबर 12 मैं अभी क्लास में ले रही हूं, करेक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 10 फास्ट ट्रैक वाले बच्चों आपके लिए होमवर्क. एंड ऑब्वियसली रेगुलर बच्चों के लिए हमें और भी ज्यादा क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो उनके और एक्स्ट्रा उनको भेजे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन फॉर श्योर आपके लिए कवर किया गया है. तो आ जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12. मैं आपके लिए पहले इस क्वेश्चन को रीड करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन भाई मेरे पास प्रिंट आउट है, मैं तुम्हारे लिए रीड करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो ऊपर, चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका किसका क्वेश्चन है, चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12. एवरीबडी विथ मी. Prepare a consolidated balance sheet as on 31st March 2024 of a group companies comprising of P Limited, S Limited and SS Limited. P Limited parent company, S Limited subsidiary company and SS Limited sub-subsidiary company.
Their balance sheet has given property, plant and equipment, inventories, debtors, bills receivable, cash and bank. Equity side में we have equity share capital, reserves, retained earnings, creditors and bills payable. P Limited acquired 80% equity shares of 340 lakhs. पीसी दिया हुआ है 340 लाख में हमने एस लिमिटेड का 80% कंट्रोल एक्वायर किया. बट एस लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर किया 75%. कितना? 280 लाख पे. वो भी कब? ये बैलेंस शीट बनने के बाद, मतलब एक्विजिशन, मतलब बैलेंस शीट के बाद उनका एक्विजिशन का काम चालू हुआ है. Prepare consolidated balance sheet and financial statement as per Ind AS 103 on the date of acquisition. NCI is to be calculated on proportionate net asset value. नेट एसेट वैल्यू से एनसीआई चाहिए. इसका मतलब काफी सारे वर्किंग्स होंगे. हमें सबसे पहले मुझे सेम पैटर्न, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 31 मार्च 2024. सो दूसरा पॉइंट, हु इज द एक्वायरर? पी लिमिटेड इज द एक्वायरर. Who is the acquiree? S Limited and SS Limited. What is the PC? The PC is 340 lakhs and 280 lakhs. Correct? Pass the journal entries of acquisitions subject to goodwill चाहिए या capital reserve निकलेगा उस एंट्री में. फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना आएगा, तब जाके मैं वो जर्नल एंट्री कर सकती हूँ. तो इफेक्टिवली क्वेश्चन का स्टेप 4 करने के लिए एनसीआई निकालने के लिए वर्किंग नोट चाहिए, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए वर्किंग नोट चाहिए. एंड ये दोनों काम करना है इस सम में. बस वही तो कर रही हूं एंड देन कंसोलिडेट कर दूंगी. चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12. एवरीबॉडी विथ मी. अब मैं इस क्वेश्चन में आपको इस डायग्राम से एक चीज दिखाती हूं. मुझे बताओ, पी लिमिटेड ने एक्वायर किया एस लिमिटेड का कितना परसेंट? 80%. तो बताओ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फॉर श्योर कितना आ जाएगा? 20%. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब मुझे बताओ, इस एस लिमिटेड ने एक्वायर किया एस एस लिमिटेड का 75%. तो इफेक्टिवली पी लिमिटेड का कंट्रोल एस पे भी और एस एस पे भी है. बट अगर आपसे कोई पूछे पी का एसएस लिमिटेड पे कितना कंट्रोल है, तो तुम क्या बोलोगे? 75 का 80% से मैम अगर हम देखेंगे 75 इंटू 80%, तो पी का एसएस पे 60% कंट्रोल है. और वही पी के एसएस के लिए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना रहेगा? 40%. बात समझ आ गई क्या? तो आप हमेशा याद रखना, पी लिमिटेड कंट्रोल on S Limited is 80% and non-controlling interest 20%. P Limited control on SS Limited is 60% and उनका non-controlling interest 40%. यहां तक बच्चों किसी को तकलीफ है क्या? यहां तक बच्चों किसी को तकलीफ है क्या? तो फिर से देखो, पहला स्टेप डेट ऑफ एक्विजिशन 31 मार्च 24, क्लियर. दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है एक्वायरर पी लिमिटेड. तीसरा स्टेप पीसी निकालना, क्वेश्चन में गिवन होता है. याद है बच्चों, जो हम चौथा स्टेप करते थे बिजनेस एक्वायर करने की, जर्नल एंट्री करने की. चलो चौथा स्टेप जो करते थे, याद है? बिजनेस एक्वायर करने की, जर्नल एंट्री करने की, बिजनेस एक्वायर करने की, जर्नल एंट्री करने की. तो वहां पर हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट चाहिए होगा. वहां पर हमें क्या चाहिए होगा? गुडविल या कैपिटल रिजर्व. बताती हूं. हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर करो. पीपीई अकाउंट डेबिट, आप दोनों के एक साथ एक्वायर करना बेटा. हमेशा याद रखना, चेन होल्डिंग में जब भी आप एक्विजिशन की एंट्री करोगे, तो जब भी पेरेंट सब्सी में इन्वेस्ट कर रखा है, आप दो एंट्री मत करना. उसका रीजन मैं आपको एनसीआई कैलकुलेट करूंगी तब बताऊंगी. हमेशा एक क्लब एंट्री करना, सब्सी को लेने की भी और सब सब्सी को लेने की भी. करेक्ट? देखो पीपी कितने आएंगे? 360 उसका, 300 इसका. बताओ कितना ले लिया? 660. उसके बाद पीपी के बाद उसके इन्वेंट्री हमारे हुए. पी लिमिटेड क्या कह रहा है? एस के इन्वेंट्री, एसएस की इन्वेंट्री हमारी हुई कितना? 120. एस के डेटर्स, एसएस के डेटर्स हमारे हुए कितना? 100 + 220 कितना? 320.
एस का बी आर हमारा बी आर, ओ एस का बी आर, एस एस का बी आर हमारा हुआ, जो कि कितना है 30। अब रुको, शांति। ये बैंक का जो बैलेंस दिया है, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो बैंक का बैलेंस दिया है बच्चों, मैं आपको दिखाती हूं फिर से बैलेंस शीट। पी लिमिटेड एक्वायर्ड 340 में एंड एस लिमिटेड एक्वायर्ड 280 में आफ्टर दिस बैलेंस शीट बनने के इमीडिएट बाद। समझा क्या? पेमेंट का मोड नहीं दिया, इक्विटी है, तो फॉर श्योर हमने इसको एक्वायर कैसे किया होगा? पेमेंट थ्रू चेक। अब सुनो, पी ने जब एस को एक्वायर किया होगा तो इसके पास से इस 568 में कितना पैसा निकला होगा? 340। 568 में कितना निकला होगा? 340। और एस लिमिटेड ने जब एस को एक्वायर किया होगा तो उसके पास से कितना निकला होगा? 280। तो मुझे बताओ ना, बैलेंस शीट के बाद, एक्विजिशन के बाद कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। आपको जो बैलेंस शीट दी है वो बैलेंस शीट दे दी, उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया, फिर कह रहे कंसोलिडेट करो। तो जो बैलेंस शीट है उसमें बैंक का बैलेंस कम किए बिना बैलेंस शीट है, फिर हमने एक्वायर किया, फिर हम वापस कह रहे कंसोलिडेशन करो। तो इफेक्टिवली आप मुझे एक बात बताओ, 340 लाख जो पेमेंट हुआ है, पी ने एस को किस मोड से दिया? बैंक से। पी का बैंक घटा होगा। एस ने जो 280 लाख पे किया होगा एसएस को, तो एस के पास से कितना कम हुआ होगा? 280। और याद है ये पेमेंट्स जाते किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये 340 भी किसको पे हुआ होगा? इक्विटी को। 280 भी किसको पे हुआ होगा? इक्विटी को। तो देने का बैलेंस बैंक से खत्म होता है, लेने वाला पैसा तो इक्विटी को जाता है। इक्विटी कभी भी हमारी जर्नल एंट्री में आता नहीं है। एक्वायरी कंपनी के इक्विटीज हम लेते नहीं है। तो याद रखना, ये 340 जो पे हो रहा है किसको जा रहा है? इक्विटी को। ये 280 जो पे हो रहा है किसको जा रहा है? इक्विटी को। इसलिए जाने का इंपैक्ट पता है, लेने का इंपैक्ट इक्विटी में जा रहा है, इसलिए दिखेगा नहीं। इक्विटी पार्ट हम क्लब नहीं करते। गाइस मैं कुछ नई बातें कर रही हूं तो आप मुझे रोको ना। तो मेरा क्या कहना है, जब पी लिमिटेड एस को एक्वायर कर रहा है, एसएस को एक्वायर कर रहा है, तो एस का बताओ पूरा बैंक एक्वायर करेगा या 320 में 280 माइनस करके 40 आएगा? मैम इसके पास इफेक्टिवली जो बैंक का बैलेंस आएगा, आप चाहो तो यहां दिखा दो, 320 में 280 माइनस होगा प्लस एसएस का 40, तो इसके पास आएगा 80। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई क्या? दीज आर द असेट्स विच वी हैव एक्वायर्ड। अब आ जाओ लायबिलिटी, एक लाइन छोड़ दो, गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व, डोंट नो। इक्विटी हम लेते नहीं है, रिजर्व्स हम लेते नहीं है, रिटर्न अर्निंग्स हम लेते नहीं है। क्रेडिटर्स एक्वायर कर लो, 230 प्लस 180 410। बिल्स पेबल को एक्वायर कर लो, 70 प्लस, अच्छा इसके पास तो है नहीं, 70। क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई क्या? अब आएगा 2 नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई, बट इसका क्या लगेगा बच्चों? वर्किंग नोट। 2 कंसीडरेशन, कितना हम पे करने वाले हैं। गाइस यहां पर अपना दिमाग लगाना, कुछ भी मत बोलना। कौन सी कंपनी के बुक्स में एंट्री कर रहे हो? एंट्री हो रही है पी लिमिटेड की बुक्स में। कौन सा कंसिडरेशन लेते हैं हम? वो कंसिडरेशन लेते हैं जो एक्वायरर कंपनी पे करने वाला है। हम वो कंसिडरेशन लेते हैं जो एक्वायरर कंपनी पे करने वाला है। तो बताओ एक्वायरर कंपनी क्या पे करने वाला है एस को और एसएस को एक्वायर करने के लिए? एक्वायरर कंपनी एस को या एसएस को एक्वायर करने के लिए 340 ही पे करने वाला है। जो 280 का पेमेंट गया है वो एस के थ्रू एसएस को गया है। हम उस कंसिडरेशन को थोड़े लेते हैं। क्या बच्चों यहां तक मेरी बात समझी? तो मैं आगे धीरे धीरे चलूंगी। गाइज अगर आपने आगे के सम्स प्रैक्टिस सीखेंगे तो गड़बड़। हम एक्वायरी के एसेट्स लेते, तो यहां पर मेरे एक्वायरी कौन है? एस है और एसएस लिमिटेड है, एस है और एसएस लिमिटेड है, बिकॉज ऑफ चेन होल्डिंग। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया। उनके एसेट्स फेयर वैल्यू पे ले लिया,
उनके लायबिलिटी फेयर वैल्यू पे ले लिया, बदले में एक्वायरर जो पेमेंट करता है सिर्फ वो लेंगे। इस क्वेश्चन में एक्वायरर कौन है? पी लिमिटेड। पी लिमिटेड का पीसी कितना है? 340। क्या बच्चों बात समझ आ गई क्या? क्या बच्चों बात समझ आ गई क्या? एनी वन हैज एनी डाउट टिल हियर? अब पता नहीं गुडविल आएगा या गेन ऑन बार्गेन परचेज, ये तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या तो पहले नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकाल लो, तो गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व जो आएगा बैलेंसिंग फिगर दे देना। बट अगर आपको चाहिए अपने नॉलेज टेस्टिंग के लिए, तो अपन एक और वर्किंग नोट कर सकते हैं, इसका या इसका, दोनों में से कहीं पर भी ये वर्किंग, गुडविल आया तो ऊपर लिख देना, कैपिटल रिजर्व आया तो नीचे लिख देना। जल्दी बताओ बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई क्या? आई रिपीट अगेन बेटा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूं। अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, एकदम बिना कहते हैं इजी वे में करना है, तो जब भी देर इज द चेन होल्डिंग, पेरेंट कंपनी विल एक्वायर सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी विल एक्वायर सब सब्सिडरी कंपनी, इसके कारण पेरेंट एक कंपनी एक्वायर सब्सिडरी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो असेट मेरे पास एक्वायर होंगे ए के और सॉरी एस के और एस एस के, लायबिलिटी मेरे पास एक्वायर हो जाएगी एस की और एस एस की। बट जब पेमेंट की बारी आएगी तो पी लिमिटेड क्या पे कर रहा है वो कंसिडरेशन है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमें वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा, या तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग से निकाल लो, या आप गुडविल या कैपिटल रिजर्व को वर्किंग से निकाल लो। गुडविल कैपिटल रिजर्व अगर वर्किंग से मिल जाए तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर। अगर गुडविल या कैपिटल रिजर्व आप नहीं निकाल सकते वर्किंग नोट से, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को वर्किंग नोट से निकाल दो। तुम्हारी मर्जी बेटा, सम को हम क्यों कॉम्प्लिकेट करें, सम को हम क्यों कॉम्प्लिकेट करें? क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? कितना कंसिडरेशन हमें पे करना है? चलो मैं इसकी दूसरी एंट्री भी कर देती हूं। जब कंसिडरेशन पे होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट 340, मेरा मोड ऑफ पेमेंट क्या है बच्चों? बैंक 340। अच्छा मैम, बस अब मैं फिर से कह रही हूं, मैं दोनों वर्किंग करूंगी। एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वर्किंग कर लेना, गुडविल या कैपिटल रिजर्व मतलब गेन ऑन बार्गेन परचेज बैलेंसिंग फिगर दे देना। अगर नहीं तो दोनों का वर्किंग नोट कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, मर्जी तुम्हारी है, बट यस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वर्किंग नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यूजिंग प्रोपोर्शनेट नेट असेट मेथड। और हमारे आदत में भी वो डला हुआ है कि हम हमेशा उसको नेट असेट मेथड से जब एनसीआई निकालते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? वर्किंग नोट। चलो, कैलकुलेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बेस्ड ऑन नेट असेट मेथड। मैं ऊपर से नेट असेट ले सकती थी, बट ऊपर मेरे पास कौन सी वैल्यू है? दोनों के असेट मर्ज किए हुए, और दोनों का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अलग है। इसका नॉन कंट्रोलिंग का परसेंटेज 20% है, तो एस के नेट असेट का 20%, और एस एस के नेट असेट का मुझे कितना लेना पड़ेगा? 40%, बिकॉज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का परसेंटेज अलग है। चलो स्टार्ट करेंगे। एस लिमिटेड, एस एस लिमिटेड। बेटा बहुत सारे लोग ना इस सम को इतना कॉम्प्लिकेट करके बच्चों को सिखाते। मुझे लगता है बच्चों को एग्जाम में एट द एंड ऑफ द डे चीजें पास करनी है, आप उनके हिसाब से चीजें सिखाओ ताकि उनको बातें समझ जाए। डेटर 100, डेटर 220, बिल्स रिसीवेबल 30। जल्दी से बच्चों यहां तक करेंगे, जल्दी से बच्चों यहां तक करेंगे क्विकली। 360, 70, यहां तक क्विकली करेंगे। चलो, बैंक 320 एंड 40 लेस क्रेडिटर्स 230, 180, बिल्स पेबल 70, ये है नहीं,
बताओ कितना आएगा। 360 प्लस 70 प्लस 100 प्लस 320 माइनस 230 माइनस 70, ये आया 550। 300 प्लस 50 प्लस 220 प्लस 30 प्लस 40 माइनस 180, ये आया 460। आया क्या बच्चों? आया क्या क्या बच्चों? निकालो। इनटू इसका 20%, इसका 40%, तो बताओ कितना आएगा। 550 का 20%, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इंडिविजुअली 110 है। 460 का 40% इंडिविजुअली कितना है, 184। 184। इसमें मैंने एक नया एडजस्टमेंट आपको सिखाया है, माइनस एनसीआई शेयर कितना, 20% ऑफ द अमाउंट पेड बाय द एस कंपनी टू एस एस कंपनी। देखो अभी मैंने बोला है परसेंटेज ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एक्वायरी कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी, इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सब्सिडरी कंपनी इनटू सब सब्सिडरी कंपनी। कितना अमाउंट सब्सिडरी ने सब सब्सिडरी में डाला है, 280, उसका 20% माइनस कर दो, विच विल कम 56। तो 110 प्लस 184, ये आएगा 294, माइनस कर दो बच्चा 56। 294 में 56 माइनस करेंगे, 238 विल बी माई फाइनल non-controlling interest, will be my final non-controlling interest। जल्दी से देखेंगे बेटा, क्विकली एवरीवन। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा, मैं तो कह रही आपको ऐसे नहीं समझ रहा, ये अगर डिफिकल्ट जा रहा है, इसका एक शॉर्टकट सुन लो, और शॉर्टकट सुन लो। क्यों क्यों अगर आपको लग रहा है आपसे ऐसे नहीं हो रहा है, और सुन लो। एस लिमिटेड, एस एस लिमिटेड, क्यों अपनी लाइफ का बताओ। इसका पीपी कितना, ये मैंने फॉर्मूले के हिसाब से किया, 360, इसका कितना 300, इसका इन्वेंट्री कितना 70, इसका कितना 50, इसका डेटर कितना 100, इसका 220, इसका बीआर कितना 0, इसका कितना 30, इसका बताओ बैंक कितना बचा। 320 में 280 माइनस करने के बाद इसका बैंक 40 बचा, इसका 40 माइनस क्रेडिटर्स कर दो 230, 180 माइनस करके, माइनस बीपी कर दो 70। चीजें आसान रखो ना, क्यों अपनी लाइफ कंप्लीट करके। कितना असेट बचा, प्लस 40, 230 माइनस 70, आफ्टर एक्विजिशन इसका 270 बचा। 300 प्लस 50 प्लस 220 प्लस 30 प्लस 40 माइनस 180, 460, इसका 20% निकाल लो, इसका 40% निकालो, देखो तब भी सेम आंसर आएगा। 270 इंटू 20%, 54, 460 इंटू 40%, 184, मर्ज कर लो, 184 प्लस 54, 238। देखो ऊपर भी 238 ही है, नीचे भी 238 है। आपको ऊपर से नहीं समझता तो सबसे अच्छा नीचे वाला करो, नेट असेट विच इज लेफ्ट बाय एस लिमिटेड एंड एसएस लिमिटेड आफ्टर दे हैव मेड द पेमेंट फॉर द एक्विजिशन। तो पेमेंट बैंक मोड में हुआ है, तो 320 का कैश था, उसमें से 280 चला गया, तो बचा ही कितना 40। ऐसे भी निकालोगे तो सेम आंसर आएगा कि नहीं। बट ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ तरीका है जो बच्चों को अभी नहीं समझ पाएगा, बट इंड एस 110 में मैं पक्का सिखा दूंगी। बट फिलहाल सबको करने के लिए ऐसे कर सकते हैं यानी। अब मुझे बताओ, आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 238 आ गया, क्या मैं यहां लगा दूं क्या 238। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, 660 प्लस 120 प्लस 320 प्लस 30 प्लस 80 माइनस 410 माइनस 70 माइनस 238 माइनस 340। तो बताओ आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज कितना आ रहा है, क्विकली बताएंगे कितना आ रहा है, 152। तो यहां पर मुझे गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है, गुडविल नहीं आ रहा। यहां पर मुझे गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है, गुडविल नहीं आ रहा, तो यहां लिख देंगे 2 गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसको आप लोग कहां ट्रांसफर कर देना, कैपिटल रिजर्व। कितना बच्चों 152 बैलेंसिंग फिगर।
क्या आसानी से समझा दिया क्या बेटा? बेटा बहुत लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके समझाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा, ये जो स्टेप्स है ये आपके मॉड्यूल के हिसाब से है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको चाहो नॉन कंट्रोलिंग में ये वाला स्टेप आपको करने का मन है तो मत करो, नहीं करने का मन है तो मत करो, बट याद रखना जो अमाउंट सब्सिडी सब सब्सिडी के थ्रू पे कर रहा है, जो भी मोड ऑफ पेमेंट है, उसको आपको बैलेंस शीट में पहले इफेक्ट देना पड़ेगा, फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लाना होगा। एंड अगेन यू नीड टू शो वर्किंग नोट फॉर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। अगर आप शो करते हो वही सेम एसेट, नेट एसेट्स एट फेयर वैल्यू, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड कंसिडरेशन। अगेन इस अमाउंट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं कहती हूं अगर ऐसा कंफ्यूजन है मत करो इसको भी, डायरेक्टली आप जर्नल एंट्री से भी तो निकाल सकते हैं। देखो मुझे आ तो गया, डायरेक्टली हम जर्नल एंट्री से भी तो निकाल सकते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व। क्या बड़ी बात है बच्चों, इज द लाइफ नॉट सिंपल फॉर एवरीवन, व्हाई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। तो गाइस चेन होल्डिंग को बहुत कॉम्प्लिकेट किया जाता है, तो फटाफट मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। चेन होल्डिंग का करने का क्या तरीका है? चेन होल्डिंग को करने का एक ही तरीका है, फटाफट सोचो क्या करते हैं। तुम्हारे असेट्स मेरे हुए, तुम्हारे लायबिलिटीज मेरे हुए, सब्सिडी की भी और सब सब्सिडी की। सिर्फ याद रखना, एक वर्किंग नोट करना मत भूलना, वो है चेंज इन परसेंटेज। एक्वायरर कंपनी एक्वायरी को एक्वायर करता है, एक्वायरी फिर फर्दर किसी एक्वायरी को एक्वायर करता है, आपको अपने परसेंटेज को रिवाइज करना पड़ेगा। एंड याद रखना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालते वक्त असेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू लिया जाता है। जब असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फेयर वैल्यू लोगे तो कौन सा असेट लेंगे? वो असेट लेना जिसमें बैंक का बैलेंस आपने रिड्यूस कर लिया है। हाँ, अगर आपने बैंक का बैलेंस रिड्यूस नहीं किया है तो आपको वो वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो मैंने किया है। हो सकता है अगर यहां पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपको फेयर वैल्यू मेथड से बोला होता तो फॉर श्योर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, बट इसीलिए आप एक बार क्वेश्चन नंबर 12 में परफेक्ट हो जाइए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 करवा दूंगी। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? चलो मैं आपको बैलेंस शीट भी करके दिखा रही हूँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। फॉर्मेट पे नहीं जा रही बेटा, फॉर्मेट पे आप करना, नोट्स आप बनाना। मैं आपको सारे आइटम्स मर्ज करके दिखाती हूं। सबसे पहले फॉर्मेट वहां से ले लेना, पीपीई 320। और याद रखना एक्वायर्ड कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेते हैं। क्वेश्चन में अगर उसकी फेयर वैल्यू दी है तो वो यूज होता है या तो इंट्रिंसिक निकालने के लिए या नेट असेट निकालते हैं। क्यों इंट्रिंसिक निकालने के लिए? कंसोलिडेशन में उसकी बुक्स में उसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू आती है। 320 प्लस 360, 320 प्लस 360 प्लस 300, ये आ गया 980। फिर ले लो इन्वेंट्री, हमारी बुक वैल्यू 220, उन दोनों की फेयर वैल्यू जो क्वेश्चन में चेंज की नहीं थी तो हमने भी वही ले ली, 220 प्लस 70 प्लस 50, 340। उनके डेटर्स भी हमने सेम वैल्यू पे ले लिए, 260 प्लस 100 प्लस 220, 260 प्लस 100 प्लस 220, 580। उनके बीआर भी हमने ले लिए थे, 72 प्लस 30, 92 प्लस 30, यह आएगा 102। बैंक में जरा याद रखना 568 में हमने कितने का पे किया बेटा? 568 में 340 हमने पे किया, 320 तो हमने उसका लिया ही नहीं, हमने लिया ही उसका 40 है, ऐसे समझो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। 568 में 340 पे किया और हमने उसका 80 लिया तो 308 आएगा। चेक कर लो, 980 प्लस 340 प्लस 580 प्लस 102 प्लस 308, 2310। देखो ना हमने उसका 80 तो लिया, पीपी 660, इन्वेंट्री डेटर्स ये 80 तो लिया, करेक्ट। अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, उनका तो कुछ लिया ही नहीं और नया हमने कुछ इश्यू नहीं किया, 600 ही आ जाएगा। रिजर्व्स मेरे 180, रिटेन्ड अर्निंग्स पहले मेरा 160 था, प्लस 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 और कुछ है क्या? गेन ऑन बार्गेन परचेज 152। चलो मैंने इसको यहां ले लिया, कोई बात नहीं, आप रिजर्व में ऐड कर लेना। 160 प्लस 152 312। हाँ बेटा इसी के नीचे हम क्या लिखते हैं? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बताओ मेरा कितना है? अभी आपने निकाला 238, जो आपने मेरी जर्नल एंट्री में भी निकाल दिया था। उसके अलावा मेरे पास क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स कितने हैं?
470 प्लस 230 प्लस 180, 470 प्लस 230 प्लस 180, क्या आ जाएगा 880। बीपी कितना है 30 प्लस 70, कितना आ जाएगा 100। चेक करो बैलेंस शीट टैलीड है क्या, 600 प्लस 180 प्लस 312 प्लस 238 प्लस 880 प्लस 100, 2310। बेटा सिंपल से सम को क्यों कॉम्प्लिकेट करना। तो गाइज मैंने फटाफट आपको बता दिया चेन होल्डिंग में क्या करना होता है। सिर्फ एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने परसेंटेज रिवाइज करेंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का जो मेन एक्वायर कंपनी है उसने सबसे पे कंट्रोल जितने परसेंटेज से एक्वायर किया ना, उसी परसेंटेज से आप सब एक्वायरी कंपनी को एक्वायर करोगे, ये याद रखना। सारे एसेट्स ले लेना, सारे लाइबिलिटी ले लेना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसी मेथड से निकालना जिस मेथड से क्वेश्चन बोलता है। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालते वक्त बस याद रखना, आपको आपके बैंक बैलेंस से वो परचेज कंसिडरेशन जो कैश में पे हुआ है वो बैंक बैलेंस से माइनस करना पड़ेगा, अगर इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है पीसी पे करते वक्त, करेक्ट। और अगर पीसी पे करते वक्त इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है, बैंक बैलेंस से पेमेंट हुआ है, तो बैंक घटा के फिर आप उसको एक्वायर करना। और उसी तरह मैंने उसका एनसीआई निकाला। अगर आपको कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल वर्किंग नोट से नहीं निकालना, तो आप जर्नल एंट्री का वर्किंग नोट करके भी आप अपना कैपिटल रिजर्व या गेन ऑन बार्गेन परचेज बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, जो मैंने किया। एक्वायर द असेट्स, एक्वायर द लायबिलिटीज एंड मेक द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का होमवर्क आपको दे रही हूं मैं, प्लीज प्रिपेयर नोट्स। नोट्स आपको बनाने हैं, होमवर्क नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाने हैं, नोट्स टू अकाउंट्स आपको बनाने हैं। बच्चे कह रहे हैं मैम क्वेश्चन नंबर 10 भी इसका आप ही ले लो। चलो एक काम करती हूँ मैं फटाफट, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 स्पीड में लूंगी। आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 मैं ले जरूर रही हूँ आपके कहने पे, बट ये क्वेश्चन एकदम स्पीड में लूंगी मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी इसमें जितना टाइम आपको लग रहा है कि मैं लेने वाली हूँ। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ये भी चेन होल्डिंग से रिलेटेड है। Pass the journal entries for the business combination in the books of P Limited from the following particulars: PP, current assets, inventories, trade receivables, bills receivable, cash and bank, equity share capital, other equity, trade payables, and then we have equity share capital, other trade payables and bills payable. P Limited acquired 80% of the shares in Q Limited at a consideration of 480. Q Limited acquired 75% of shares in R Limited at a consideration of 300. NCI is measured at non-controlling interest को measure करो at fair value. NCI has to be measured at fair value. कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई सी बहुत बड़ी बात है, हमें सब आता है, हम फटाफट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर हाँ फेयर वैल्यू पे मेजर करने को बोल दिया है तो हमें वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वो माइनस वाला स्टेप करना पड़ेगा, बिकॉज बैंक अभी तक घटा नहीं है, तो वो स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा। फेयर वैल्यू एट द एक्विजिशन दिया है, बहुत आसान सा, चलो फटाफट मैं करके दिखा देती हूँ। P Limited, Q Limited and R Limited. P Limited, Q Limited and R Limited. Everybody with me? चलो क्वेश्चन नंबर 10, लेना नहीं था फिर भी ले लिया ताकि बच्चे ऐसे हैरान परेशान ना हो जाए हमको देख के। करूँ क्या? चलो P Limited, Q Limited, R Limited. P Limited एक्वायर्ड, अब डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आती हूँ पॉइंट पे। P Limited एक्वायर्ड 80%, Q Limited, तो इस केस का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%। Q Limited एक्वायर्ड R Limited 75%, तो बेसिकली 75 का 80% मेरा कंट्रोल रहेगा, 75 पे मेरा 80% कंट्रोल रहेगा, तो ये आएगा 60%, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा मेरा 40%। एज सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज इट इज। एनीबडी हैज एनी इश्यू टू दिस? परसेंटेज आप निकाल लेना, मैं सिर्फ आपको सम करके दिखा देती हूँ। चलो किसके बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे? इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। डेट ऑफ एक्विजिशन इट इज 31st March 2024 गिवन इन द इक्वेशन। हु इज द एक्वायरर? पी लिमिटेड। व्हाट इज अ पीसी? 480 is the amount of PC, that is the consideration paid by P Limited to Q Limited, that's it. PC पता है, asset acquire करो at fair value, PPE किसके एक्वायर करोगे? Q और R के, जो नीचे फेयर वैल्यू दिया है Q और R का,
600 प्लस 400, पी के फेयर वैल्यू का कुछ लेना देना नहीं है, फालतू का टाइम पास। कंसोलिडेशन में भी पी की फेयर वैल्यू नहीं ली जाती है, पी अपनी बुक वैल्यू और बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू मर्ज करता है। तो 600 प्लस 400 ये आ जाएगा 1000। उनके इन्वेंट्री किसके, पी के और आर के हमारे हुए, नीचे इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू है क्या 80 प्लस 60, इस समय फेयर वैल्यू दे दिया 140। उनके ट्रेड रिसीवेबल्स हमने ले लिए, ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं 120 एंड 180, ये आ जाएगा 300, कोई बात नहीं। फिर उनका बिल रिसीवेबल हमारा हो गया कितना 70 और 50, नीचे फालतू दिया जब चेंज ही नहीं करना था 120। जब कैश एंड बैंक एक्वायर करेंगे उनका 350 में 300 तो पेमेंट में चला जाएगा, तो 50 ही बचेगा और 60, 50 प्लस 60 110 ही एक्वायर करेंगे, 110 ही एक्वायर करेंगे। चलो इक्विटी हम एक्वायर करते नहीं है, एक लाइन छोड़ दो, अदर इक्विटी हम एक्वायर करते नहीं है। ट्रेड पेबल्स बताओ कितना होगा 300 प्लस 170, फेयर वैल्यू 470। बिल्स पेबल बताओ कितना होगा 90 प्लस 70, नीचे वाला कितना आएगा 160, करेक्ट। टू कंसीडरेशन, मेरे तरफ से कितना कंसीडरेशन जाएगा पी की तरफ से क्यू को 480। अब हमें निकालना है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसके साथ लगेगा वर्किंग नोट, फिर देखेंगे गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व, जो मेरा या तो बनेगा बैलेंसिंग फिगर। चेक कर लेंगे क्वेश्चन में क्या बन रहा है। एंड फिर मेरी सेकेंड एंट्री होगी कंसीडरेशन को पे करने की। बताओ कंसीडरेशन पे करने की एंट्री क्या होगी 480। क्वेश्चन में इक्विटी इशू नहीं हुआ है तो पेमेंट कैसे होगा 480। चलो निकालेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बट ये कौन सा मेथड है फेयर वैल्यू मेथड। फेयर वैल्यू मेथड में हम फंस गए, आपको पता है क्यों, निकालो देखो एनसीआई कितना आएगा, पी लिमिटेड नहीं क्यू लिमिटेड एंड आर लिमिटेड, कितना इसका कंसिडरेशन है 480 लैक्स अगेंस्ट 80%, तो एनसीआई के 20% के हिसाब से कितना आएगा 480 डिवाइडेड बाई 80% इंटू 20%, 120। यहां पर पेमेंट जा रहा है 300 का अगेंस्ट 75%, तो अगेंस्ट 75%, तो बताओ एनसीआई कितना है 40%। याद रखना ये 300 का पेमेंट 75% प्रोपोर्शन में ही जा रहा है, 300 डिवाइडेड बाई 75% इंटू 40%, तो ये आ जाएगा 160। तो बताओ टोटल कितना आया 120 प्लस 160, ये कितना आया 280। बट इसमें हमें एक स्टेप माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस, जल्दी बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ ये कितना आएगा माइनस, कितना कंसिडरेशन पे हो रहा है 300, कौन पे कर रहा है क्यू आर को। इसमें मुझे बताओ ओरिजिनल परसेंटेज होल्डिंग 20, 300 का 20% ये स्टेप है, 60 माइनस होगा तो ये आ जाएगा 220, ये आ जाएगा 220, ये आ जाएगा 220, ये आ जाएगा 220। समझा क्या एनीबडी, याद रखना ये क्या है पी का किस पे एनसीआई क्यू पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट परसेंटेज, और ये कौन सा पीसी है पीसी फ्रॉम क्यू टू आर। ये आपको ना स्टेप थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको स्टेप लर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज डिटेल में मैं आगे 110 में बता दूंगी, टेंशन मत लो, ये एक्स्ट्रा स्टेप हुआ। ऊपर ये स्टेप इसलिए नहीं करना था, मैंने बैंक में इंपैक्ट दिखा दिया था पेमेंट का, यहां हम नहीं दिखा पा रहे तो ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा। तो बताओ मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना आया 220, 220 मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। देख लो बैलेंसिंग फिगर कितना है 1000 प्लस 140 प्लस 300 प्लस 120 प्लस 110 माइनस 470 माइनस 160 माइनस 480 माइनस 220। तो बच्चों जल्दी से देख के बताओ 340 गेन ऑन बार्गेन परचेज, तो ऊपर नहीं आ रहा नीचे आ रहा है, टू गेन ऑन
बार्गेन परचेज, जिसको आप कहां ट्रांसफर कर देना, कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा 340। ऐसा पॉइंट क्लियर? तो याद रखना, अगर आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकाल रहे हो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट मेथड से, तो ये वाला माइनस वाला स्टेप नहीं करना, बट अगर आप फेयर वैल्यू मेथड से कर रहे हो तो ये माइनस वाला स्टेप इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम चेन होल्डिंग का ये वाला स्टेप करेंगे 110 में। फिलहाल जितना समझाया उतना मोर देन इनफ है। क्या बच्चों यहां तक पूरी बात समझ आ गई? क्या क्रिस्टल क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ? एंड गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का ऊपर जो स्टेप लिखवाया है वो लिखवा दिया है, बिकॉज मॉड्यूल में लिखा हुआ है हम गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व का बैलेंसिंग फिगर एक्विजिशन में वर्किंग नोट से ना निकाल के जर्नल एंट्री से निकालेंगे तो हमारा काम फास्ट हो जाएगा। अननेसेसरी एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो एग्जाम में कभी भी रिटेन नहीं होता, मत करो ऐसा काम। यहां तक कितने बच्चे को बात अच्छे से परफेक्टली समझ आ गई? बैलेंस शीट आपको बनाना, ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये आपको करना है। किसको किसको कंसोलिडेट करोगे? पी लिमिटेड की बैलेंस शीट ले लेना एट बुक वैल्यू प्लस एक्विजिशन जर्नल एंट्री। ये याद रखो, हमेशा यही तरीका होता है किसी भी चीज का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का। गाइस, हमने पूरा इंड एस 103 यहां पर इफेक्टिवली पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इंड एस 103 का कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। आपके साथ मुझे इंड एस 103 जो भी मैंने पढ़ाया वो मुझे पूरा रिवाइज करवाना है। तो क्या सारे बच्चे मेरे साथ तैयार है क्या? तो गाइस, shall we start the IND AS 103 effectively the entire revision? तो चलो, सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहूंगी मैं पूरा इंड एस 103 रिवाइज करवा दूं। मैंने सोचा था एक्वायरी कंपनी की बुक्स की भी जर्नल एंट्री इसी में सिखा दूं, बट मुझे लग रहा है नहीं, मैं इंड एस 103 को यहां पर खत्म करके एक्वायरी कंपनी की बुक्स की जर्नल एंट्री जो इंड एस 103 कवर नहीं करती उसको एक अलग वीडियो में रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सोचा था बट प्लान थोड़ा चेंज हो गया। सोचा था एक ही सम कराने को बट दोनों करा दिया, इसलिए प्लान थोड़ा चेंज कर दिया। चलो, IND AS 103 we are talking about business combinations and restructuring। इस बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। बिजनेस एक्विजिशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन अंडर कॉमन कंट्रोल, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डीमर्जर, रिवर्स एक्विजिशन। इन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए मैंने एक साथ कवर नहीं किया, मैंने इसको पार्ट पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया। सबसे पहले जो पार्ट इंड एस 103 के द्वारा गवर्नड है मैंने वो पार्ट लिया। इंड एस 103 कवर करता है, पहला पार्ट इट टॉक्स अबाउट बिजनेस एक्विजिशन। बिजनेस एक्विजिशन क्या होता है? जब आप सामने वाले कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स एक्वायर कर लेते हो तो आप बिजनेस एक्वायरर बन जाते हो और सामने वाला एक्वायरी। इस केस में आपका पूरा कंट्रोल उस कंपनी पे आ जाता है, और जैसे ही आपका पूरा कंट्रोल सामने वाली कंपनी पे आ जाता है, बिकॉज आप 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हो, आपको उस दिन इंड एस 103 की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। और इंड एस 103 कहता है जैसे ही आप एक्विजिशन पे आते हो, कंट्रोल पे आ जाते हो, बिजनेस कंट्रोल वाले डे पे आते हो, उस दिन आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक्विजिशन डेट देखना पड़ेगा, आपने किस दिन इसको एक्वायर किया। आइडेंटिफाई द डेट, और डेट अगर ना पता चले, जिस दिन आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कंट्रोल आ गया बिकॉज ऑफ मोर देन 50%, इसको बोलेंगे डेट ऑफ एक्विजिशन। फिर उस दिन आपने जब एक्विजिशन डेट एक्वायर कर ली, आपको चेक करना पड़ेगा हु इज द एक्वायरर एंड हु ऑल आर द एक्वायरी। एक से ज्यादा एक्वायरी यस पॉसिबल है, एक्वायरर एक रहेगा, ठीक है। ये होने के बाद काम यहां खत्म नहीं होता। आप फाइनली एक्विजिशन पे कंट्रोल लेने पे आप सामने वाले को एक लमसम अमाउंट पे करते हो, उस लमसम अमाउंट को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। वो लमसम अमाउंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक, मैंने ओरली कह के डील इतने अमाउंट पे फ्रीज कर ली, वो हो गया बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ। दूसरा, मैंने अपने तरफ से एक पेमेंट क्राइटेरिया दे दिया कि तुम्हारे शेयर होल्डर को, तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर को इस स्वैप रेशियो में हम शेयर्स देंगे। ये स्वैप रेशियो नंबर्स ऑफ शेयर्स के बेसिस में भी हो सकता है, ये स्वैप रेशियो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे भी हो सकता है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे स्वैप रेशियो रहेगा तो ओल्ड कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर, न्यू कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू नीचे।
बट अगर नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस में ये स्वैप रेशियो रहेगा तो ओल्ड कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स नीचे, न्यू कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर रहते हैं इन द रेशियो फॉर्मूला। यस, पेमेंट शेड्यूल दिया हुआ रहे तो ज्यादा चीजें आसान होती है। हम इसका वर्किंग नोट करते हैं एक स्टाइल में, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग अमाउंट, और हमें हमारा शेड्यूल मिल जाता है। ये काम होने के बाद हम हमेशा चेक करते हैं, अगर ये भी ना पता चले सामने वाले का कितना असेट ले रहे हैं, सामने वाले की कितनी लायबिलिटी ले रहे हैं, किस वैल्यू पे, जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, उसकी नेटिंग कर लो। मतलब ए ने बी को एक्वायर किया तो बी के एसेट कितने पे ले रहा हूं, बी की लायबिलिटी कितने पे ले रहा हूं, उसको नेट कर दो, जिसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड से भी आप करोगे तो आपको परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। अगर आपका बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो अगर फेयर वैल्यू मिसिंग है तो बुक वैल्यू पे ले लो। क्वेश्चन नहीं बता रहा हम कितने एसेट्स ले रहे हैं, हम कितने लायबिलिटीज ले रहे हैं, तो उठा के सारे एसेट्स, सारे के सारे लायबिलिटीज इंक्लूडिंग बैंक ले लेना। अगर आपका नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, आपने 100% एक्वायर नहीं किया है, तो आपका पूरा नेट एसेट पीसी के बराबर नहीं होगा। जितना कंट्रोल है उतना नेट एसेट का परसेंटेज पीसी होगा। अगर आपका कंट्रोल 100% है, नेट एसेट इज इक्वल टू पीसी। आपका कंट्रोल 80% है तो नेट एसेट का 80% इज इक्वल टू पीसी। ये याद रखना, करेक्ट। एंड याद रखना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एज इंड AS 109 भी बताता है, वो एक फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। बट अगर क्वेश्चन इसको इक्विटी बोलता है तो आपको इक्विटी मानना है, बोलने पे मानना है, अदरवाइज हर सम में वो आपकी पेबल लायबिलिटी है, उसको प्योर लायबिलिटी क्रेडिटर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता है। वंस पीसी निकल गया, पेमेंट मोड पता चल गया, कैसे कैसे पे करने वाले हैं, अब फाइनली डेट ऑफ एक्विजिशन पे उनके एसेट को एक्वायर करो, उनके लायबिलिटी को एक्वायर करो। अगर पूरे एसेट पूरे लायबिलिटी है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट अगर आपका 60% कंट्रोल है तो 40% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद परचेज कंसिडरेशन जो आपकी लायबिलिटी, आप उसको बुक करो। अगर एंट्री मैच हो गई तो ठीक है, डेबिट में बैलेंस आ गया तो गुडविल, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आ गया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज। इस गेन ऑन बार्गेन परचेज को अगली एंट्री में कैपिटल रिजर्व से पे कर देना, क्लोज कर देना। फिर आप अपने कंसिडरेशन को पे कर देना। पेमेंट मोड कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, इक्विटी शेयर्स हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। नई कंपनी मतलब एक्वायरर कंपनी को जिस भी तरीके से पेमेंट करने का मन करे कंसिडरेशन का, वो उस तरीके से कंसिडरेशन का पेमेंट कर सकती है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड वंस on the date of acquisition you do all this thing, immediately आपको बनाना पड़ता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त याद रखिएगा, अगर आपने सामने वाली कंपनी और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रा एंट्री है, लोन लेना लोन देना, डेटर क्रेडिटर, सारे कॉन्ट्रा एंट्रीज को क्लोज कर लेना। कंसोलिडेशन में हम उनको लेते नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट है स्टॉक से रिलेटेड जो अनरियलाइज प्रॉफिट के कारण है, तो अगर है तो स्टॉक का प्रॉफिट भी कम करना, पीएनएल को भी कम कर देना। अगर एक्वायरी ने प्रॉफिट कमाया है तो गुडविल डेबिट करके स्टॉक कम कर देना। तो स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री बनती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक या गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। ये सारी बातें कॉन्ट्रा भी हो गई, करेक्ट। फिर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके होते हैं, प्रोपोर्शनेट फेयर वैल्यू नेट एसेट मेथड या फेयर वैल्यू मेथड। अगर मैं बात करूं फेयर वैल्यू नेट एसेट मेथड की, तो जो नेट एसेट आया उसका एनसीआई परसेंटेज। बट अगर मैं बात करूं फेयर वैल्यू मेथड की, तो जितना कंसिडरेशन आप पे करोगे, जितने होल्डिंग के अगेंस्ट, तो बताओ एनसीआई के अगेंस्ट कितना। जो भी मेथड हो क्वेश्चन में दिया वो यूज कर लेना। क्वेश्चन में अगर मेथड मिसिंग है तो एक काम करना, आपको जो मन करे वो करना। बट अगर आंसर डेसिमल में आ रहा है और किसी का आंसर होल में आ रहा है तो वो लेना जो नंबर इजी है। एक्वायरर की बुक्स मैंने आपको बता दी। एक्वायरर की बुक्स में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है उस केस में जिस केस में हम मानते हैं कि एक्वायरी कंपनी का एग्जिस्टेंस अभी भी है। और एक्वायरी कंपनी का एग्जिस्टेंस कब रहेगा? जब हम 100% होल्डिंग नहीं लेते। बट अगर आपने 100% होल्डिंग ले ली है, एक्वायरी कंपनी बंद हो गई है, तो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को ही सारे एक्विजिशन की एंट्री ले लेना। कुल मिला के पॉइंट ये है कि इंड AS 103 टॉक्स अबाउट कंसोलिडेशन, इट डजंट टॉक्स अबाउट स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। फिर हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस की। धीरे धीरे जब सम का लेवल बढ़ा तो हम आ गए 4 अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट में, जो मैंने आती क्लास में डिस्कस किया था। एक्वायरर एक्वायरी में इन्वेस्ट करता है, पहला केस।
दूसरा, एक्वायरी एक्वायरर में इन्वेस्ट करता है। तीसरा केस, एक्वायरी दूसरे एक्वायरी में इन्वेस्ट करता है और दोनों एक्वायरी एक्वायरर के पास जाता है। चौथा, एक्वायरर एक्वायरी में, एक्वायरी किसी और एक्वायरी में, इस तरीके से चेन होल्डिंग क्रिएट होती है। चारों तरीके के इन्वेस्टमेंट में चार अलग तरीके से चीजों को ध्यान में रखना है। मेन पॉइंट सुन लो, अगर एक्वायरर एक्वायरी में इन्वेस्ट कर रखा है तो एक्वायरर की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को डेट ऑफ एक्विजिशन पे रीवैल्यू करना कंपलसरी एट फेयर वैल्यू। उसके लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं थ्रू पीएनएल। पहली बात। दूसरी बात, एक्विजिशन की जब जर्नल एंट्री करोगे तो इस इन्वेस्टमेंट को फिर फाइनली आपको क्लोज करना पड़ता है एक्विजिशन एंट्री के टाइम। करेक्ट। दूसरा केस, जब एक्वायरी ने एक्वायरर के ऊपर शेयर्स खरीद रखा है, उस केस में हम एक्वायरी को कहते हैं एक काम करो, पहले मुझे फाइनल पीसी निकालने दो, उस पीसी के हिसाब से जितने शेयर्स बनते हैं मैं आपको बताता, फिर आप क्या करना, जितने शेयर्स मेरे बनते हैं उसमें माइनस कर दूंगा वो शेयर्स जो आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं आपसे वो शेयर्स वापस लूंगा नहीं। तो याद रखना, अगर एक्वायरी एक्वायरर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो हम एक्वायरी से वो शेयर्स कभी मांगते नहीं है, उस शेयर्स का भी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे होता, वो उसके पास ही छोड़ देते, ना हम कभी एक्वायर करते और ना हम उसका इंपैक्ट अपने पीसी में लेते। हम अपने पीसी को डिटरमाइन करते वक्त उस नंबर ऑफ शेयर्स को माइनस करके नेट पीसी पे डील करते हैं। वो एक सिंपल बिजनेस रूल है कि ना हम लेंगे ना हम देंगे। जब दो अलग अलग एक्वायरी का आपस में इन्वेस्टमेंट हो, उस केस में हम ऐसे करते हैं कि कोई और एक्वायरी नहीं है, पहले एक एक्वायरर और दूसरे एक्वायरी के बीच में डील करते, फिर जिस भी एक्वायरी ने इन्वेस्ट किया है वो एक्वायरर की बैलेंस शीट में कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर हम अगला स्टेप कर लेते हैं। तो बेसिकली जो थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट 2 का मर्ज है। करेक्ट। फिर लास्ट में आज मैंने आपको सिखाया चेन होल्डिंग। चेन होल्डिंग में बस आपको एक चीज याद रखनी है, परसेंटेज रिवाइज करना है एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिवाइज करना है। एंड तीसरी बात, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालते वक्त फेयर वैल्यू अगर नेट एसेट से है तो बैंक बैलेंस कम कर लेना, परचेज कंसिडरेशन वही है जो एक्वायरर पे करता है। एंड तीसरी बात, अगर फेयर वैल्यू मेथड से एनसीआई है तो एक एडिशनल स्टेप आपको लर्न करना पड़ेगा और उस स्टेप का नाम है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो एक्वायरर एक्वायरी पे कर रखा है, हमारे केस में 20%, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो पीसी जो एक्वायरी अदर एक्वायरी को पे करने वाला है। इज अ पॉइंट क्लियर? तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का परसेंटेज लेंगे ए और बी के बीच का और पीसी लेंगे बी और सी के बीच का। सिर्फ ये पॉइंट याद रखना, उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे इंड एस 110। दैट्स ऑल, दिस इज योर एंटायर इंड एस 110, जहां पर हमने सारे इंपैक्ट डिस्कस कर लिए। करेक्ट। आई होप यहाँ की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो। अभी तक जितना भी हमने इंड एस 103 में डिस्कस किया था, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद इट। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स है तो टेंशन मत लेना, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। अब जो आपके क्वेश्चंस बचे हैं बस वही बचे हैं, जो भी एक्वायरी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, कैसे उसको क्लोज करेंगे, उसके 2-3 सम्स में आपको करवा दूंगी। बाकी कहीं पर भी आपको एक्वायरी के बुक्स का कोई भी क्वेश्चन जो दिखा, जो हमने पहले छोड़ा था, प्लीज आप उसको होमवर्क में बाद में लेके कंप्लीट कर लीजिएगा। करेक्ट। चलो फिलहाल सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चों।